हेलो एवरीवन। अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 2। सो फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं एंड व्हेन यू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन इन द शॉर्ट फॉर्म तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं, राइट। सो हमने आपको ये भी बताया था कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं बेसिकली। तो जब हम किसी चीज़ को लेते हैं, किसी सब्सटेंस को लेते हैं एंड देन उस सब्सटेंस को आपस में जब वो सब्सटेंस रिएक्ट करता है तो जिस सब्सटेंस को हम पहले लेते हैं उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं एंड रिएक्शन के बाद जब वो कुछ बनाता है तो उसे प्रोडक्ट कहते हैं। सो हमारा पूरा चैप्टर ही रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो ये सारी चीज़ें मैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर चुकी थी। सो हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो बच्चों केमिकल रिएक्शन होता है ना, वो 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें यहाँ पढ़ना है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एज नेम सजेस्ट कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होना चाहिए, जब कोई चीज़ें कंबाइन करता है आपस में, कोई सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके, मतलब वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, देन हम कहते हैं कि ये कंबाइन कर गया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मतलब हमेशा आप याद रखना कि जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट हमेशा सिंगल होगा। रिएक्टेंट आप दो या दो से ज़्यादा भी ले सकते हो बट प्रोडक्ट ऑलवेज सिंगल होगा। ओके, सो व्हेन 2 or more substance combine to form a single product it is known as combination reaction। जैसे कि आप एग्जांपल में यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है और कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, राइट। और यहाँ पे हमने कार्बन लिया है और कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है यानी दो चीज़ें आपस में कंबाइन करी तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहाँ पे भी चीज़ें कंबाइन हो रही है वहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। और बच्चों ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होता है ना, ऑफन रिलीज्ड हीट, है ना, ये हीट रिलीज करता है इसलिए इसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, बट ये नहीं कि सारे केसेस में, बट ऑफन रिलीज कर सकता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल के अंदर जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, जब आप उसको वाटर में डालोगे तो बहुत सारा हीट रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन जो हीट रिलीज करता है उसे हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और जिस रिएक्शन को होने के लिए यानी रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए जब हम हीट देते हैं उसको तो उसको हम इंडोथर्मिक बोलते हैं। तो बेसिकली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में भी आते हैं, यानी कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन हीट रिलीज करते हैं। ओके, सो नाउ विल टॉक कि डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो बच्चों जैसा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आपने देखा कि जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ें लेते हैं और आपस में वो कंबाइन कर जाता है तो उसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं। उसी तरीके से आप देखोगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर जब आप कोई रिएक्टेंट को लोगे और वो रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाएगा और ब्रेक डाउन होकर के प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें ये जस्ट कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। उसमें कई चीज़ें मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है और इसमें क्या है कि एक सिंगल कंपाउंड को लोगे और ये टूट करके कई रिएक्टेंट बनाएगा यानी कई सब्सटेंस बनाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने एक रिएक्टेंट लिया था और वो टूटने के बाद ये हमारा प्रोडक्ट बनाया। दिस रिएक्शन यानी आप कह सकते हो कि अपोजिट है कॉम्बिनेशन का। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना वो फर्दर डिवाइड होता है थर्मल डिकम्पोजिशन में, फोटो डिकम्पोजिशन में और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के अंदर। फर्दर इसके भी टाइप होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें हम तोड़ते हैं सब्सटेंस को, रिएक्टेंट को तोड़ते हैं। अब बात ये आती है कि उसको तोड़ते किस चीज़ से हैं। तो यदि हम हीट की हेल्प से तोड़ें तो हीट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं थर्मल। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा है that take place by absorption of heat, यानी कि इसमें हमने क्या दिया बच्चों, हीट दिया है ना। हीट की मदद से हमने रिएक्टेंट को तोड़ा और टूटने के बाद प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, तो इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है हमारा लेड नाइट्रेट।
जब लेड नाइट्रेट येलो कलर का एक सब्सटेंस होता है और उसको आप टेस्ट ट्यूब में लोगे लेड नाइट्रेट को, सपोज ये लेड नाइट्रेट है हमारे पास और इसको हमने क्या कर दिया, बंसन बर्नर के ऊपर रखा है ना, इसको हमने हीट दिया लेड नाइट्रेट को, और जैसे ये हीट में जाता है, जब हमें इसे हीट करते हैं तो क्या होता है, फर्दर ये ब्रेक डाउन हो जाता है और जो इसका कलर वाइट था, तो अब हमें कैसे पता चलेगा, ये इसका कलर जो है येलो हो जाता है, वाइट से इसका कलर चेंज होकर के क्या हो गया, येलो हुआ, और साथ में गैसेस रिलीज होती हैं, कौन सा, NO2, और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, एंड दिस लेड नाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू लेड ऑक्साइड। किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ऑक्साइड में, राइट। तो आपने देखा कि आपने रिएक्टेंट लिया था और ड्यू टू हीट रिएक्टेंट टूट करके लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कुछ और भी आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट का, किसका एग्जाम्पल है, फेरस सल्फेट का, और इसके अंदर आप देख रहे हो कि फेरस सल्फेट के साथ वाटर भी है, यानी ये फेरस सल्फेट विथ वाटर है। ऐसे फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। क्या है बच्चों, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है, यानी क्रिस्टल फॉर्म में है, और जब आप इसे हीट करोगे तो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट यानी जिसके अंदर वाटर था, तो वाटर इसका क्या होगा, रिलीज्ड हो जाएगा और ये सिर्फ फेरस सल्फेट रह जाएगा। ओके, ये सिर्फ कैसा रह जाएगा, फेरस सल्फेट रह जाएगा। ओके, सो जब फिर से आप, जैसे सपोज आपने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लिया, आप एक टेस्ट ट्यूब लो और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको लेना है फेरस सल्फेट। क्या लोगे आप, फेरस सल्फेट, FeSO4 एंड 7H2O, यानी आप ले रहे हो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, और इसको आप थोड़ी देर जब हीट करोगे, जब आप हीट करोगे तो इसका वाटर कम आउट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब इसे फेरस सल्फेट बच गया, ये वाटर जो है इससे बाहर निकल गया। नाउ इसको आप थोड़ी देर छोड़ दो और हीट करो, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड। अब फिर थोड़ी देर के बाद जो है ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे SO2 और SO3 गैस भी साथ में रिलीज होगी, ठीक है। तो ये भी क्यों चेंज हो रहा है, ये ड्यू टू हीट, आपने यहाँ हीट किया, इसे टेस्ट ट्यूब को आपने हीट किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर इसको बोलते हैं, वाइट कलर का हार्ड मार्बल स्टोन होता है। सपोज आप इसको लेते हो, आप ऐसे समझ सकते हो, घर में जब वाइट वॉश होता है ना, जो कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पानी में डालोगे, जो बाजार में चूना मिलता है, तो वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस हाइड्रोक्साइड से जब वाइट वॉश करोगे, घर को वाइट वॉश करते हैं हम, पहले के टाइम में या गाँव में अभी भी होता है ना, तो वाइट वॉश करने से करके छोड़ देते हैं, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो वाइट वॉश करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके हार्ड हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है ना, जिसको हम चूना पत्थर भी कहते हैं। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप यहाँ ले लो और लेने के बाद क्या करो, हीट करो। हीट करने के बाद फिर क्या होगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल कम आउट, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू CaO, है ना। तो चूंकि हीट की वजह से आपने इसको ब्रेक डाउन किया है, तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। एक और एग्जाम्पल मैं डिस्कस करती हूँ, जिंक कार्बोनेट। इस तरह से आपको टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसको हीट करना है, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। नाउ हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में हम करते क्या है बच्चों, डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करना क्या है, एक सेटअप लेना है जिसके अंदर क्या होगा, कैथोड होगा और एनोड होगा, है ना। दो रॉड लगे होते कैथोड और एनोड का, और इससे बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा एनोड है, एनोड जो होता है वो प्लस चार्ज होता है और कैथोड जो होता है वो माइनस होता है। तो बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया, है ना। वो जिस सब्सटेंस को हमें डिकम्पोज करना है, और जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करने लगेगा। सपोज हमें NaCl को डिकम्पोज करना है या वाटर को डिकम्पोज करना है, तो वाटर तो आप सबने देखा होगा, तो वाटर को हम इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और क्या लिए हमने, रॉड, कैथोड और एनोड को कनेक्ट कर दिया है बैटरी से। जैसे ही वाटर को आप इसके अंदर डालोगे तो वाटर क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इट इज ब्रोकन डाउन इनटू H+ और OH- आयन, ठीक है। तो H+ कहाँ कलेक्ट होगा, प्लस है ना, तो माइनस के पास, यानी कि प्लस वाले जो चार्ज हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द कैथोड के पास। एनोड क्या होता है, प्लस होता है, और कैथोड क्या है, माइनस चार्ज है। यहाँ पे जब आप वाटर लोगे और वाटर टूटेगा H+ और OH- में, तो कैथोड की तरफ क्या जाएगा, H+,
एंड एनोड की तरफ क्या जाएगा, OH माइनस, क्योंकि एनोड जो है प्लस चार्ज है तो माइनस को अट्रैक्ट करेगा एंड कैथोड जो है प्लस को अट्रैक्ट करेगा। H प्लस यहाँ पे कलेक्ट होकर के क्या बना लेगा, H2 गैस बनाएगा, ठीक है। और OH माइनस कहाँ पे कलेक्ट होगा, यहाँ पे OH माइनस, और फर्दर ये केमिकल रिएक्शन होगा और क्या बना लेगा, O2 बना लेगा। क्या बना लेगा, O2। तो O2 गैस जो है आपको एनोड के पास इकट्ठा हुआ मिलेगा और हाइड्रोजन गैस आपको कैथोड के पास इकट्ठा हुआ मिलेगा। तो वाटर को डिकम्पोज कर रहे हो तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, तो इस तरह के डिकम्पोजिशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और इसके अंदर आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन भी है कि जब आप इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन सपोज कर रहे हो तो ये हमारा क्या है, एनोड है। H2O टूटा ना, हाइड्रोजन इज कलेक्टेड एट कैथोड और एनोड पे ऑक्सीजन इकट्ठा हो रहा है। इसके ऊपर इन्वर्टेड आपको वो लगा देना है, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब ऐसे करके रख देना है। और इसको जब आप देखोगे तो आप देखा कि यहाँ पे जो बबल्स बन रहा है हाइड्रोजन का वो ज़्यादा बन रहा होता है, कैथोड पे जो बबल्स बन रहा होता है हाइड्रोजन का वो ज़्यादा बबल्स बन रहा होता है एज कंपेयर टू एनोड। एनोड पे जो बबल्स बनेगा वो किसका बबल्स बनेगा, ऑक्सीजन का, तो कम बबल्स बनेगा, है ना। जो ऑक्सीजन का बबल्स आपको यहाँ कम मिलेगा जबकि हाइड्रोजन का बबल्स आपको कैथोड पे ज़्यादा मिलेगा। क्या रीज़न है इसका, आप देख रहे हो H2O है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में है, 2:1 के रेशियो में है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन किस रेशियो में है, 2:1 के रेशियो में है। तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन ज़्यादा अमाउंट में है तो इसका बबल्स भी ज़्यादा बनेगा, और ऑक्सीजन कम अमाउंट में है तो उसका बबल्स भी कम बनेगा। एंड और भी एग्जांपल आपको दिया, जैसे NaCl का एग्जांपल है। NaCl को भी आपको इसी सेटअप के अंदर डालना है ना। एंड फिर वही कैथोड और एनोड का हम कैथोड और एनोड से हम इसको बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। एंड देन NaCl को डालेंगे तो आप देखोगे कि NaCl Na प्लस और Cl में टूटेगा, Cl माइनस। तो आप देखोगे कि Na प्लस इज कलेक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड, ठीक है, एंड Cl माइनस इज कलेक्टेड टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फोटो डिकम्पोजिशन की। तो फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे भी आपको डिकम्पोजिशन करना है और फोटो का मतलब लाइट होता है। तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइट करेंगे, है ना। आपको करना क्या होगा कि एक वॉच ग्लास लेना है और इस वॉच ग्लास में आप AgCl ले लो और इसको थोड़ी देर के लिए सनलाइट में रख दो। जब आप सनलाइट में इसको रख दोगे, आफ्टर सम टाइम जब आप उसको देखोगे तो सिल्वर क्लोराइड का कलर चेंज हो जाएगा। अब ये सिल्वर कलर का हो गया है, ग्रे कलर का सिल्वर कलर का हो जाएगा। ड्यू टू सनलाइट इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, और क्लोरीन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया और यहाँ पे सिर्फ सिल्वर रह गया है, ठीक है। इस तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो। सिल्वर ब्रोमाइड भी है तो उसको आप धूप में रख दोगे तो सिल्वर और ब्रोमीन अलग हो जाएगा, ब्रोमीन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा एंड सिल्वर विल बी लेफ्ट बिहाइंड। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको भी जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी आप किसी टेस्ट ट्यूब में या किसी वॉच ग्लास में डाल करके थोड़ी देर के लिए आप सनलाइट में रख दो तो आपको क्या दिखेगा, सनलाइट में रखने के बाद इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। वहाँ पे आपको सिर्फ वाटर मिल जाएगा, ऑक्सीजन फिर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। यानी आपने देखा कि डिकम्पोजिशन हम इलेक्ट्रिक करंट से कर सकते हैं, सनलाइट से कर सकते हैं या थर्मल डिकम्पोजिशन भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, किसी भी तरह का आप डिकम्पोजिशन कर रहे हो, सारे केस में आप क्या कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो। या तो एनर्जी हीट के फॉर्म में दे रहे हो, या फिर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे रहे हो, या फिर एनर्जी आप सनलाइट के फॉर्म में दे रहे हो, बट आप एनर्जी दे रहे हो। तो जहाँ पे भी हम एनर्जी बाहर से देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है एक्सोथर्मिक होता है, यानी CaO को हमने वाटर में मिलाया था, अभी सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो हमने पढ़ा था, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था और साथ में हीट रिलीज हो रहा था। तो मैंने आपको बोला था कि यह काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हो रहा था और इस रिएक्शन के अंदर आप हीट बाहर से प्रोवाइड कर रहे हो, बिना हीट दिए रिएक्शन नहीं होगा। तो जिस भी रिएक्शन को, जब रिएक्शन होता है और हीट रिलीज करता है बहुत सारा, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और जिस रिएक्शन में को रिएक्शन जो है परफॉर्म ही तभी होता है जब हम उसको हीट दे, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं इंडोथर्मिक। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समटाइम they will ask what is the difference between exothermic and endothermic reaction.
ओके, यूजेस क्या है बच्चों इस रिएक्शन का? तो यूज आप कर सकते हो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, मेटलर्जी प्रोसेस आप पढ़ोगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर कि हाउ वी एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम द अर्थ, कैसे हम ओर से अर्थ से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ करते हो, है ना। एंड नेक्स्ट जो इसका यूज़ है हमारे बॉडी के अंदर, जब भी हम कोई फूड को खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, स्टार्च को, तो ये उसी फॉर्म में नहीं जाता है, वो पहले ब्रेक डाउन होता है सिंपलर फॉर्म में एंड देन इट इज़ एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी। तो यहाँ पर भी ब्रेक डाउन हो रहा है, सो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थैंक यू। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैं करवाऊंगी।